हेलो एवरीवन, वेलकम एट द अपेक्स क्लासेस एजुटेक। मैं हूं अभिषेक राठौड़ और आज हम क्लास 10th के मैथ्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वर्थ और क्लास 10th की जो बुक है आरबीएसई की उसमें 12 नंबर चैप्टर है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्थ क्या होता है। ओके, और वर्थ के जो गुणधर्म है, जो वर्थ की प्रॉपर्टी है, वो हम देखेंगे। तो माना ये एक वर्थ है जिसका केंद्र बिंदु क्या है, ओ है। ओके, वर्थ क्या होता है? देखो, वर्थ की डेफिनेशन लिखते हैं हम सबसे पहले। वर्थ उन बिंदुओं का समूह होता है जो किसी तल में स्थित एक नियत बिंदु से समान दूरी पर हो। कैसे? जैसे कि ये देखो, ये एक तल है, ठीक है। इस तल के एक मान लेते हैं, ये एक पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, एक स्थिर बिंदु है। इस बिंदु से एक समान दूरी पर, जैसे कि ये इस बिंदु से एक समान दूरी पर है सब बिंदु, ठीक है। तो इन बिंदुओं का जो समुच्चय है, इन बिंदुओं का जो समूह है, वो क्या होगा? एक वर्थ होगा। तो हम क्या करेंगे, ये भी बराबर है, ये बिंदु भी बराबर है, ये बिंदु भी बराबर है, मतलब इस प्रकार से सब समदूरस्थ बिंदु है। ये इस बिंदु से ये जितने भी बिंदु है वो समान दूरी पर स्थित है। तो इन बिंदुओं का जो समूह होगा वो क्या होगा? एक वर्त के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वर्त क्या होता है। ओके, वर्त उन बिंदुओं का समूह होता है जो किसी तल में स्थित एक नियत बिंदु से समान दूरी पर हो। ओके, तो क्लियर हुआ ये वर्थ क्या होता है? सिंपल सा है कि कोई एक तल होता है, उसी तल के अंदर एक स्थिर बिंदु होता है। अभी जैसे कि हमने एक बिंदु लिया था, उसके जो उससे जो समान दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं का एक समूह क्या होता है? उसका एक समुच्चय क्या होता है? वो होता है वर्थ। क्लियर? अब हम देखते हैं कि वर्थ के क्या क्या भाग है। ओके, अब देखो, वर्थ किसी तल में, वर्थ किसी तल पर जिस पर वो स्थित है। कौन सा तल? जिस पर वह स्थित है, उसे 3 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में विभाजित करता है। क्लियर? देखो, फर्स्ट भाग कौन सा होगा? अभ्यंतर। सेकंड भाग कौन सा होगा? वर्थ खुद। और थर्ड क्या होगा? बहिर्भाग। देखो, अभ्यंतर क्या होता है? अंदर का भाग। क्लियर? वर्थ जो एरिया होता है उसका, और बहिर्भाग क्या होता है? जो बाहर का भाग होता है। ठीक है, ये है। सबसे पहले हमने देखा वर्थ क्या होता है,
और फिर हमने देखा कि वर्त जहां पर स्थित है, जिस तल पर स्थित है, उस तल को वो कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में विभाजित करता है। जैसे कि एक है अभ्यंतर, दूसरा है वर्त और तीसरा है बहिर्भाग। मतलब एक तो होता है अंदर का भाग, देखते हैं हम कैसे। ओके, ये देखो, ये वर्त है, ये इसका केंद्र बिंदु O है। क्लियर? ये जो होता है ना, ये वाला जो राउंड राउंड जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये होता है वर्त। क्लियर? ये जो डॉट डॉट किया है मैंने, ये क्या होता है? अभ्यंतर, अंदर का भाग। ओके, और ये क्या होता है? बहिर्भाग। मतलब वर्त के अंदर का भाग होगा अभ्यंतर और वर्त के बाहर का भाग होगा बहिर्भाग। तो जिस तल पर स्थित है, ये इस तल पर स्थित है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो, द्विविमीय आकृति दिखाई दे रही है, एक समतल आकृति दिखाई दे रही है। उस समतल आकृति में ये स्थित है। समतल आकृति मतलब क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई हो, उसको हम क्या कहते हैं? समतल आकृति। और ये जो वर्त है वो एक समतल आकृति है। ओके, क्योंकि उसकी एक द्विविमीय आकृति है, एक तो उसकी लंबाई दे रखा है और एक चौड़ाई दे रखी है उस तल की, और जिस तल के अंदर उपस्थित है उस तल को वो 3 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में विभाजित करता है। आई होप गॉट इट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्त का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ओके। वर्त की त्रिज्या एवं व्यास क्या देखेंगे? वर्त की त्रिज्या एवं व्यास। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, ये सेकंड देखा। अब हम क्या देखेंगे? थर्ड पॉइंट, वर्त की त्रिज्या एवं व्यास। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्त को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, और व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। ओके, सबसे पहले हमें इसका इंग्लिश मीनिंग भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम इनको डिनोट करेंगे तो इंग्लिश वर्ड से डिनोट करते हैं। जैसे कि वर्त की त्रिज्या, जिसको हम क्या लिखते हैं? आर। आर से हम इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि वर्त की त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली त्रिज्या होती क्या है और व्यास क्या होता है। देखो, ये एक सर्कल था अपने पास, और इस सर्कल का जो एक केंद्र बिंदु है, इस वर्त का जो केंद्र बिंदु क्या है? O है। तो इस केंद्र बिंदु से वर्त की परिधि पर खींची गई लाइन, ये क्या होता है? रेडियस होती है। ये क्या होता है? रेडियस। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये आर, ये सब क्या है? आर। क्योंकि इस केंद्र बिंदु से वर्त की परिधि पर जितनी भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जितनी भी रेखा को हम खींचेंगे, उनकी दूरियां क्या होगी? सबकी समान होगी, और उसी को हम क्या कहते हैं? वर्त की त्रिज्या। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसकी परिभाषा लिखते हैं कि वर्त की त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? वर्त के केंद्र बिंदु से, वर्त के केंद्र बिंदु से वर्त की परिधि पर खींची गई, वर्त की परिधि पर खींची गई रेखा वर्त की त्रिज्या कहलाती है। वर्त की
त्रिज्या को R से लिखते हैं। क्लियर? एंड वर्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। अब देखो व्यास क्या होता है, ये क्या है? R। देखो इस सर्कल में OA बराबर OB है, क्योंकि दोनों क्या है? त्रिज्या है। क्लियर? और त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? R से। ठीक है, तो व्यास क्या होता है? इस त्रिज्या का दुगना होता है। मतलब ये AB क्या है? ये व्यास है पूरा। क्या है? व्यास। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। मतलब R का मल्टीपल, R का डबल होता है। कितना होता है? इस त्रिज्या का डबल होता है ये व्यास। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट क्या था। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट और क्या हो सकता है वर्त के अंदर। देखो सबसे पहले हमने देखा वर्त की परिभाषा, फिर हमने देखा वर्त जिस तल पर स्थित है उस तल को कितने भागों में विभाजित करता है, जो कि 3 भागों में विभाजित करता है। फिर हमने देखा वर्त का जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वर्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्त का व्यास क्या होता है। अब हम देखेंगे वर्त की जीवा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? वर्त की जीवा के बारे में। ओके, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। वर्त की जीवा। अब हम देखते हैं वर्त की जीवा एग्जैक्टली क्या होती है। माना ये एक वर्त है और इस वर्त का केंद्र बिंदु क्या है? O है। क्लियर? तो वर्त की जीवा एग्जैक्टली होती क्या है? देखो इस वर्त के अंदर माना कोई भी 2 बिंदु उपस्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्त की जीवा। वर्त की जीवा क्या होती है? सबसे पहले हम वर्त देखते हैं, वर्त का सिंबल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये एक वर्त है और इस वर्त का केंद्र बिंदु O है और इस वर्त पर 2 बिंदु उपस्थित है, एक है A और दूसरा है B। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इन दोनों बिंदुओं की सहायता से जो एक रेखाखंड खींचेंगे वो क्या होगा? उस वर्त की जीवा होगी। क्या होगी? उस वर्त की जीवा होगी। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं शब्दों में। क्या होता है वर्त की जीवा? देखो वर्त पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं की सहायता से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, जहां
ए बी बराबर वर्त की जीवा है। ठीक है, क्लियर? आया समझ में कि वर्त की जीवा क्या होती है। अब हम देखते हैं इसी का नेक्स्ट पॉइंट। देखो, जब वर्त की जीवा, ठीक है, जब वर्त की जीवा ये वाली इस केंद्र से गुजरती है, मान लेते ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, जब वर्त की जीवा उस केंद्र से गुजरेगी तो क्या होगा? देखो, अभी मैंने बताया था आपको कि यहां से यहां तक क्या है, इस केंद्र बिंदु से वर्त की परिधि पर जो भी रेखा खींचते वो क्या होती है? त्रिज्या के बराबर होती है। इस केंद्र बिंदु से इस वर्त की परिधि पर खींचेगी रेखा, त्रिज्या हो गई। तो ये भी हो गया त्रिज्या आर और ये भी होगी त्रिज्या आर। तो जब दो त्रिज्या है, त्रिज्याओं का डबल क्या होता है? व्यास। तो ए बी क्या हो गया? यहाँ पे व्यास हो गया। जब वर्त की जीवा, हम यहां पे लिखेंगे, जब वर्त की जीवा वर्त के केंद्र बिंदु से गुजरती है, वर्त के केंद्र बिंदु से गुजरती है, तो वह वर्त का व्यास कहलाती है। क्लियर? एक पॉइंट और लिखते हैं इसका। देखो, वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वर्त का व्यास होती है। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी देखो, सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? ये वाला एरिया सबसे बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इस केंद्र बिंदु से निकलने वाली जो लाइन होगी या जो वर्त की जीवा होगी वो सबसे बड़ी जीवा होगी। तो वर्त का व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्लियर? ये था वर्त की जीवा का कंसेप्ट। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या होता है। वर्त का चाप। क्या देखेंगे? वर्त का चाप। देखो, वर्त का चाप क्या होता है? देखो, ये एक वर्त है और इस वर्त का केंद्र बिंदु O है। ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये हो गया P और ये हो गया Q। अब देखो, ये जो वर्त का चाप आपको दिख रहा है P और Q, और इस सर्कल पर, इस वर्त पर ये चाप कितने भाग में डिवाइड करता है? देखो, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये बड़ा वाला। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे वर्त का चाप वर्त को दो भागों में विभाजित करता है। कौन सा दो भाग होगा? एक तो होगा लघु चाप और दूसरा होगा दीर्घ चाप। लघु चाप कौन सा हो गया? लघु मतलब होता है छोटा। ये देखो, ये जो पी क्यू दिख रहा है आपको, ये क्या होगा? अपना लघु चाप। और हम दीर्घ चाप क्या होगा? ये वाला जो पूरा से। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? एक पॉइंट और डाल देते, आर। क्लियर? तो पी आर क्यू हो गया, ये हो गया दीर्घ चाप। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्त का चाप क्या होता है। जबकि वर्त का चाप जो होता है
वर्त का चाप इस वर्त को दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग होता है छोटा और दूसरा होता है बड़ा। वर्त का जो छोटा भाग है उसको हम कहते हैं लघु चाप। इस लघु चाप, इस जो आकृति दे रखी है हमारे पास, जो सिंबल है वर्त का, इसमें पी क्यू जो होता है वो है लघु चाप, और जो पी आर क्यू है वो क्या होगा, दीर्घ चाप, बड़ा वाला चाप। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसी का एक कंसेप्ट देखते हैं हम क्या होता है। देखो, माना ये एक वर्त है और इस वर्त का ये केंद्र बिंदु O है। ओके, जब ये जो पी क्यू है, जो चाप है, अगर इस केंद्र बिंदु पर होता है, इस केंद्र बिंदु से ओके, तो ये देखते हैं अब, जब इस वर्त का जो पी क्यू एक चाप था, अगर ये चाप वर्त के व्यास पर स्थित हो तो क्या होगा, वर्त दो बराबर भागों में डिवाइड होगा और प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे, अर्धवर्त, आधा वर्त। ये वाला ऊपर वाला अर्धवर्त और नीचे वाला अर्धवर्त। क्लियर? तो अब हम इसको लिखेंगे, जब वर्त जब पी क्यू बिंदु वर्त के व्यास पर स्थित हो तो वह वर्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। दो बराबर और प्रत्येक भाग को वर्त का व्यास कहते हैं। सॉरी, प्रत्येक भाग को वर्त का और प्रत्येक भाग को अर्धवर्त कहते हैं। क्लियर? गॉट इट? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वर्त का, जो वर्त के भाग थे या वर्त का जो पार्ट है, जो वर्त के हमने गुण धर्म देखे, जो वर्त की प्रॉपर्टी देखी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा कि वर्त क्या होता है, वर्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्त कितने भागों में विभाजित करता है उस तल, एक तल पर, वर्त की जीवा क्या है, वर्त का चाप क्या है। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट चले आगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारे 12.1 जो एक्सरसाइज है अपने बुक में, उस बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है। अब क्वेश्चन ये कि खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक। जो हमारे पास रिक्त स्थान है उनको हमें फिल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि वर्त का केंद्र वर्त के डैश में स्थित होता है। मतलब वर्त का केंद्र कहां स्थित होता है, अब देखते हैं हम। ये वर्त का केंद्र क्या है, ओ यहां पे क्या है, वर्त का केंद्र।
ये OB और OA क्या है? वर्त की त्रिज्या, ठीक है, और AB क्या है? वर्त का व्यास। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन को कि वर्त का केंद्र वर्त के डैश भाग में स्थित होगा, बहिर्भाग या अभ्यंतर। बहिर्भाग मतलब होता है बाहर का भाग, ठीक है, और अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वर्त के अंदर स्थित है। वर्त का केंद्र कहां स्थित है? वर्त के अंदर स्थित है। यहां पे क्या आएगा? अभ्यंतर। क्या आएगा? क्लियर? ये वाला आ गया समझ में? सेकंड है कि एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। देखो, वर्त की केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वर्त के डैश भाग में स्थित होता है। मान लेते ये एक त्रिज्या है और कोई भी वर्त का एक बिंदु यहां पे स्थित है, ठीक है, ये P बिंदु यहां पे स्थित होगा। कहां स्थित होगा? अंदर के भाग में स्थित होगा या बाहर के भाग में स्थित होगा? कहां स्थित होगा? बहिर्भाग में स्थित होगा। कहां स्थित होगा? यहां पे क्या आएगा? बहिर्भाग। कहां स्थित होगा? बहिर्भाग में, बाहर के भाग में स्थित होगा। यही तो कह रहा है कि एक बिंदु, ये वाला बिंदु है जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या, ये वर्त की केंद्र से दूरी, ये त्रिज्या है, त्रिज्या से अधिक हो तो ये अधिक कहां पे है? यहां पे है। तो ये कहां स्थित है? वर्त के बाहर के भाग में स्थित है। तो कहां होगा? वर्त के बहिर्भाग में स्थित होता। एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की क्या होती है? मैंने अभी बताया था कि ये वर्त की सबसे बड़ी जीवा है। AB क्या है? वर्त का व्यास और वर्त की सबसे बड़ी जीवा। क्लियर? तो एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की व्यास होती है। क्या होती है? व्यास होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, एक चाप डैश होता है जबकि इसके सिरे एक व्यास से सिरे होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चाप, अभी हमने देखा था कि मान ये वाला जो चाप था यहां पे, ठीक है, एक चाप जिसके सिरे एक व्यास के सिरे है। तो ये देखो, ये व्यास है और इसके सिरे, तो ये वाला भी क्या होगा? अर्धवर्त होगा। ये भी क्या होगा? अर्धवर्त होगा। तो एक चाप अर्धवर्त होता है। क्या होता है? अर्धवर्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। क्लियर? समझ में आया कैसे? कि किसी भी, हमने देखा था ये वाला, ये और ये, तो ये क्या होगा? AB क्या है? एक व्यास है और इसके सिरे क्या हो गए? चाप के सिरे, ये A और B। तो ये देखो, एक, अभी मैंने बताया था आपको ये वाला, देखो कंसेप्ट, जब PQ बिंदु वर्त के व्यास पर स्थित हो तो वह वर्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और प्रत्येक भाग को अर्धवर्त कहते हैं। तो यही वाला क्वेश्चन था कि एक चाप जब व्यास पर स्थित हो तो दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। उन दो बराबर भागों को क्या कहते हैं? हम अर्धवर्त कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, एक वर्त जिस तल पर वह स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? क्वेश्चन बताया था अभी, सबसे पहले कंसेप्ट हमने यही देखा था कि एक वर्त जिस तल पर स्थित हो उसको तीन भागों में विभाजित करता है। और तीन भाग कौन कौन से थे? अभ्यंतर, अंदर का भाग, सेकंड था वर्त और थर्ड था बहिर्भाग, बाहर का भाग। क्लियर? उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हमने एक बेसिक कंसेप्ट के बेसिक तरीके से देखा था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सत्य या असत्य लिखिए, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। क्लियर? देखो, ये कह रहा है कि अपने पास जितने भी क्वेश्चन है हमें ये चेक करना है कि जो दिया गया कथन है वो ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, क्या कह रहा है? केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है। सत्य है या असत्य है? देखो,
ये वर्त का केंद्र है। इस वर्त के केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु, ये मान लो ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? वर्त की त्रिज्या होती है। सही है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अभी बताया था, वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि पर कोई भी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? वर्त की त्रिज्या के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया? सत्य है ये तो। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं, एक वर्त में समान लंबाई की चाप जीवाएं होती है। सही है गलत है? एक वर्त दे रखा है, ठीक है, एक वर्त में समान लंबाई की चाप जीवाएं होती है। नहीं, जीवाएं तो अलग अलग भी हो सकती है। असत्य है। क्लियर? देखो ये क्या कह रहा है, एक वर्त में समान लंबाई के चाप है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि एक वर्त में समान लंबाई के चाप तो वर्त को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, एक होगा दीर्घ चाप और एक होगा लघु चाप, जबकि यहां पे लिखा है जीवाएं होती है, जबकि ये गलत है, असत्य है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वर्त को 3 बराबर चाप में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। देखो, अगर मानते हैं कि ये एक वर्त है, ठीक है, इस वर्त को उसने क्या कहा, 3 बराबर चाप में डिवाइड किया। देखो, एक ये और एक ये। ठीक है, ये P Q R, 3 बराबर चाप कौन से? पी क्यू एक चाप है, क्यू आर एक चाप है और पी आर एक चाप है। तो ये क्या होगा, तीनों भाग समान होंगे। जब किसी वर्त को 3 बराबर चाप में बांटते हैं तो तीनों भाग जो होते हैं वर्त के वो समान होते हैं, जबकि यहां लिखा गया कि प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, जबकि ये गलत है, असत्य है। दीर्घ चाप नहीं होता, क्या होता है? समान होता है। क्लियर? नेक्स्ट, वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है वो वर्त का व्यास है। बिल्कुल है, अभी मैंने आपको बताया था। ये देखो, वर्त की एक जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वर्त का व्यास होती है। ठीक है, तो यही लिखा गया, त्रिज्या से दुगनी हो, तो वर्त की एक जीवा, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये क्या हो गया, एक वर्त की एक जीवा ए बी है जो कि एक व्यास के बराबर है और त्रिज्या का दुगना भी व्यास होता है। तो उसने यही लिखा कि वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो तो वर्त का व्यास होता है। सत्य है। सबसे पहले हमने वर्त की जीवा के बारे में ये देखा था, ये कंसेप्ट देखा था कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वर्त का व्यास होता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि वर्त एक समतलीय आकृति है। समतलीय आकृति मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि वर्त क्या है, एक द्विविमीय आकृति है। क्या है द्विविमीय आकृति? मतलब क्या होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। देखो, वर्त कहां पे उपस्थित होता है? इस टाइप में उपस्थित होता है, जिस तल में उपस्थित होता है, ये एक समतल तल है जिसकी क्या है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है वो हमेशा समतल आकृति होती है। क्लियर? तो अगर यहां पे लिखा हुआ वर्त एक समतलीय आकृति, जो कि सही है, सत्य है। क्लियर? नेक्स्ट है कि एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर हो तो एक व्यास कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने वर्त के बारे में क्या देखा था कि वर्त क्या होता है? वर्त वही उन बिंदुओं का समुच्चय होता है, उन बिंदुओं का समूह होता है कि जो कि किसी तल पर एक स्थित बिंदु है, एक नियत बिंदु है, उस नियत बिंदु से समान दूरी पर जितने भी बिंदु का समुच्चय है वो वर्त कहलाता है। ठीक है, तो यही दे रहेगा कि एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु, एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है, मतलब एक समान दूरी पर होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। जबकि यहां लिखा गया एक व्यास है, ये तो गलत है, ये तो असत्य, क्योंकि ये वर्त की परिभाषा, किसकी परिभाषा है? क्लियर? ये असत्य है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है उसे त्रिज्या कहते हैं। देखो, ये वर्त है, ये O है और AB वर्त की जीवा है। क्योंकि इस पर केंद्र स्थित है
तो अभी मैंने आपको बताया था कि वर्त के सबसे बड़ी जीवा होती है वर्त का व्यास, क्योंकि उस जीवा पर वर्त का केंद्र स्थित होता है। तो यहां पे क्या लिखा गया है, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित हो, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित हो वो क्या होता है, वर्त का व्यास होता है। लेकिन यहां पे दे रखा है त्रिज्या होती है, नहीं होता, ये भी असत्य है। गॉट इट, क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये जो कंसेप्ट्स थे वर्त के आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।